हमको तत्रोपपदम सप्तमी स्थम इस सूत्र से पढ़ना था। तो देखिए ये क्या करता है, उपपद संज्ञा करता है। उपपद संज्ञा करता है, किसकी उपपद संज्ञा करता है? यत कुंभादि तदवाचकम पदम, जो कुंभ इत्यादि हैं, कुंभ माने घड़ा, उसके वाचक पद की ये उपपद संज्ञा करता है। अब बताओ, कुंभम करोति इति कुंभकारः, यहाँ पर जो कुंभादि उसका वाचक पद कौन है? ये तो कुंभादि तदवाचकम पदम कौन है? बोलो। कुंभकारः। कुंभम करोति इति कुंभकारः, इस कुंभम करोति यहाँ पर बताओ, ये तो कुंभादि, कुंभम जो कुंभादि उसका वाचकम पदम कौन है? बोलो इन दोनों में। करो। कु- कुंभम है। करोति है कि कुंभम है? कुंभम इसलिए इस कुंभम की क्या हो जाएगी? उपपद संज्ञा। यही समझना है कि उपपद संज्ञा किसकी होती है। ये तो कुंभादि तदवाचकम पदम की, जो कुंभादि है उसके वाचक पद की क्या होती है? उपपद संज्ञा। तो कुंभम करोति में जो कुंभादि तदवाचकम पदम कौन है? कुंभम हम्म। अब कहते हैं कि ये कुंभादि क्या है, तो एक सूत्र है कर्मणियण। क्या सूत्र है? कर्मणियण। कर्मणियण में जो है दो पद हैं, एक कर्मणि है एक अण है। क्या है? एक कर्मणि है, एक कर्मणि अण और है। अण। कर्मणि कैसा है? सप्तम अंत है। जी जी तो सप्तम सप्तम अंत्य पदे मतलब सप्तम अंत पद कौन हुआ? कर्मणि इत्यादि। सप्तम अंत्य जी पदे मतलब सप्तम अंत पद कौन हुआ? कर्मणि इत्यादि। कर्मणि इत्यादि। हम्म। अब बताओ, कर्मणि कहने से कुंभम करोति में कौन वाच्य होगा? कुंभम वाच्य होगा कि करोति कुंभ वाच्य होगा कर्मणि कहने से? कुंभ कुंभ कुंभम बोलो बोलो। कर्मणि। कुंभम। कर्मणि भाई, उसमें देखो पहले तो आपको क्या करना है, कर्मणि यण सूत्र है, उसमें सप्तम व्यंते पदे कर्मणि इत्यादि ढूंढ लेना है, तो मिल जाएगा कि नहीं? जी और उस कर्मणि का वाच्यत्वेन, वाच्यत्वेन स्थित का मतलब होता है उस कर्मणि का वाच्य यहाँ पर कौन है? दो चीजें हैं, एक तो कुंभम है एक करोति है। इसमें वाच्य जी किसको मानोगे आप? कुंभम को। कुंभ को। क्यों? क्योंकि ये कर्मणि अर्थ में है। क्योंकि कुंभम मतलब कर्म है ना, कुंभम करोति। जी जी एक कर्म कौन है यहाँ? कुंभ। कुंभम। इसलिए कर्मणि इसका वाच्यत्व निश्चित कौन हुआ? कुंभम हो गया कि नहीं हो गया? जी जी गुरु। तो वाच्यत्व निश्चित जो भी कुंभ रहे, तदवाचक पद जो है वहां पर कुंभम है, इसलिए उसकी क्या होती है? उपपद संज्ञा होती है। और उपपदम अतिंग। अब देखो, उपपदम सुबंतम, तो उपपदम सुबंतम कौन है? उपपद हो सुबंत हो, ये कुंभम है। उपपद संज्ञा किसकी हुई है? कुंभम की हुई है कि नहीं हुई? जी जी गुरु। तो ये उपपदम सुबंतम कुंभम है कि नहीं है? जी जी है। और सूत्र क्या कहता है? उपपदम अतिंग। अतिम। समझ रहे हो कि नहीं? अतिंग समझते हो? अतिंग मतलब जिसमें तिंग न लगा हो। तिंग ना हो। बताओ, करोति में तिंग लगा है कि नहीं? लगा जी है। करोति तिङंत है ना, ये इसके साथ में समास होगा जी क्या? नहीं। नहीं होगा। किसके साथ में होगा? ये अतिंग के कार दिख साथ। रहा है कि नहीं? ये जी कार, ये कार बताओ, ये अतिंग है कि तिङंत है ये? अतिंग है। ये अतिंग है। इसमें तिंग है क्या? नहीं। नहीं। नहीं है। पता है यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ कर्मणि यण से क्या हो गया है? अणु हुआ है। प्रत्यय हुआ यहाँ पर। बकरी आ। जी। अण प्रत्यय। बात समझ में आई कि नहीं? कौन सा प्रत्यय हुआ है जी यहाँ पर? अण प्रत्यय। अण प्रत्यय। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी गुरु। हम्म।
अब अनमोल जी आप क्या करिए, म्यूट हो जाइए। चलिए अब बताओ यहां पर क्या हुआ है, कार में तिङंत है, ये क्या कार, तिङंत नहीं है। क्या है ये? कार में यहाँ पर एक कृदंत है, यहाँ पर अण प्रत्यय है। और किसी को पता चल रहा है कि नहीं? जी। तो पदम सुबंतम कौन है? कुंभम। हाँ, उपपदम सुबंतम कौन है? कुंभम। और समर्थेन नित्यम समस्ते, समर्थ अतिंग, अतिंग होना चाहिए। तो अतिंग समर्थ कौन हो गया? कार, उसके साथ में इसका नित्य समास हो जाएगा। अब एक बात सुन लो, विग्रह, विग्रह क्या रहेगा? कुंभ और कार। पता है कार ये क्या हो चुका है? कृदंत हो चुका है ना? जी। जी। ये तिङंत है क्या? नहीं है। नहीं। तो कृदंत के योग में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। किस सूत्र से? कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से। तो षष्ठी हो गई। अब एक और बात सुन लो, यहां पर जो है ये कार तिङंत है क्या? नहीं। नहीं। ये समास कैसा होगा? तिङंत समास होगा कि अतिङंत होगा? अतिगंत समास। अत्यंत। अतिङंतश्चायम समासः, ये समास अतिङंत समास होगा। और एक बात, इस कार के बाद में सु आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परिभाषा है, ये गति कारकोपपदानाम कृद्भि सा समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते है। इसका मतलब ये होता है कि सुबुत्पत्ति के पहले ही समास हो जाता है। कहाँ? देखो दो पद होते हैं समास में, एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा। दूसरा पद। ये परिभाषा कहाँ पर रोकती है? दूसरे पद में सुबुत्पत्ति होने के प्राक, प्राक माने पहले, समझे कि नहीं? जी गुरुजी। दूसरे पद में सुप नहीं आएगा, उसके पहले ही समास हो जाएगा। क्यों? ये कहता है गति का समास हो अगर। तो बताओ, यहाँ कुंभगंश जो है वो गति तो नहीं है, कारक भी नहीं है, और वैसे कारक जो है इसको कह भी सकते हैं, लेकिन उपपद देख लो, उपपद तो है कि नहीं है? ये बताओ, उपपद होने में किसी को संशय है? नहीं, उपपद है। नहीं। इस सूत्र से उपपद संज्ञा होती है। ये पूर्व में आया था क्या? तत्रोपपदम सत्य। बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। जी। तो इसलिए इस उपपद का जब समास होगा उत्तर पद के साथ में, तो उत्तर पद में सुबुत्पत्ति के पहले ही समास हो जाएगा, क्योंकि ये समास कृदंत के साथ में हो रहा है। यही ये परिभाषा कहती है, गति कारक उपपद का कृदवी मैंने कृदंत के साथ में समास करना हो, समास वचन मतलब समास बोलना हो, तो उत्तर पद में सुबुत्पत्ति के पहले। ऐसा नहीं है कि दोनों पद में सुबुत्पत्ति ही नहीं करेंगे, ऐसा कह रहा है क्या? कह तो ऐसा ही रहा है, लेकिन समझना हमको है कि उत्तर पद में नहीं होगी, पूर्व पद में तो सुख की उत्पत्ति होगी। कहते हैं अतिंग क्यों कहते हो? माने अतिगंतश्चायम समासा, ये क्यों कहते हो? तो कह रहे हैं कि माँ भवान भूत, यहाँ पर एक उपपद है माँ, और दूसरा जो है उपपद नहीं, दूसरा क्या है? तिङंत है भूत। इन दोनों का क्या हो सकता है? समास हो सकता है। समझे कि नहीं? जी। लेकिन
अगर अतिंग कह देंगे तो अब समास होगा? जी गुरुजी। भाई जब उपपद मतिंग क्या कहेगा? अतिंग। अतिंग माने जब तिंगंत न रहे। तो माँ भवान भूत में जो भूत है वो तिंगंत है, तो उसके साथ समास नहीं होगा। अब अगर अतिंग ना कहते तो समास हो जाता कि नहीं माँ और भूत में? हो जाता। हो जाता जी। अब एक और बात है, कुंभकारः का अगर अलौकिक विग्रह पूछा जाए तो क्या होगा? कुंभ घस कार। क्या होगा? कुंभ अम क्री से। क्रेसु। कुंभ अम क्रेसु। अब ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं भाई साहब? अच्छा हाँ, इसी के लिए जी, कुंभघास। ये कौन दिन के लिए लिखे हैं? अरे कुंभकार लिखे हैं भाई। जी, कुंभघास क्रेसु। क्रिसु। सु कहाँ है जी? अच्छा, सो तो आएगा ही नहीं। म्यूट करिए तो दिमाग भी बंद कर लिए थे क्या? अच्छा बताओ। यहाँ देखो, ये परिभाषा नहीं, गति कारकोपपदानाम कृतविधा समास वचनम। जी, प्राक से ये उत्पत्ति क्या है। कहता है? गति कारक और उपपद का अगर कृदंत के साथ में समास बोला जाएगा तो उत्तर पद में उत्पत्ति के पहले होगा। जी, तो उत्तर पद कार है, यहाँ सुप आएगा क्या? नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? जी, जी। किसके किसके समझ में नहीं आ रही? हाथ उठाए। चलिए, तो कुंभघस कार, यहाँ पर ये कौन सा विग्रह है? अलौकिक। यहाँ घस क्यों हो गया? बोलो भाई। कर्तृकर्मणो। कर्मणि। अच्छा। त्रिकर्मणो कर्तृकर्मणो कृति। कर्मणि। कृति। कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हुई थी। हाँ, क्योंकि कृदंत हो गया ना कार, और जब करोती जी, था तो नहीं हुआ था, तब वहां कर्मणि जी, द्वितीया हुई थी, कुंभम करोती। जी, तो कुंभम करोती रहेगा लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह है कुंभघस क्री। कार। कार, अच्छा। वही क्रियण में क्या, क्रियण को थोड़ा बदल बदल लो, क्या बनता है क्री को जी, देखो। जी, क्री में री को वृद्धि कर देते हैं जी। तो वृद्धि आर हो जाती है, और वर्ण का आकार जोड़ कार। देते हैं तो कार बन जाता है। इसमें क्या समस्या है? जी, समझे कि नहीं समझे? जी, अब अतिंग क्यों रखते हैं? अगर अतिंग नहीं रखेंगे तो तिंगंत के साथ में समास हो जाएगा। माँ भवान भूत में तिंगंत कौन है? भूत। भूत। बोलो। भूत। और माँ क्या है? उपपद है। उपपद। क्यों उपपद है भाई? क्योंकि मांगी लुंग सूत्र है। क्या सूत्र है? जी, मांगी लूंग। सप्तमी निर्देश। अब यहाँ पर सप्तम मिलते पदे देखो, उपपद करने संज्ञा करने वाला सूत्र क्या था? तत्रोपदम सप्तमी स्थम। जी, सप्तम मिलते पदे, तो सप्तम मिलते पद यहाँ खोजो कौन है? मांगी। मांगी। मांगे। जैसे कर्मणि अण में क्या रहता है? कर्मणि। जी, और वहां वाच्यत्व स्थित जो है कुंभादी था, और यहाँ वाच्यत्व जी, स्थित माँ हो जाएगा। तदवाचक जी, पद भी जो है माँ ही हो जाएगा। वाच्यत्व स्थित जो है निषेध हो जाएगा, और तदवाचक पद माँ हो जाएगा, उसकी ऊपर संज्ञा हो जाती है। यानी आप ऐसे समझ लो कि सूत्रों में सप्तमी निर्देश अगर किया गया है तो वही जो है क्या होगा? उपपद होगा। समझे जी, कि नहीं? जी, जैसे कर्मणि अण में सप्तमी निर्देश किया है कि नहीं किया है? जी, किया गया है। अरे भाई, और किसी को नहीं लग रहा है? जी गुरुजी किया गया। तो इसीलिए कर्म कौन हुआ विग्रह में? कुंभ। अरे विग्रह दिख रहा है कि नहीं सबको? जी, जी। क्या विग्रह है?
कुंभम 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 करोति इति। हम करोति विग्रह है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कुंभ है उसकी वो कर्म है, इसलिए जी और सप्तमी निर्दिष्ट है, इसलिए उसकी उपसंज्ञा हो जाती है। तो मांगी जी लिंग में सप्तमी निर्देश किए जाने के कारण मांग उपपद है, उसका भूत स्त्रीगंत के साथ समास न हो जाए, इसीलिए अतिंग कर दिया सूत्र में। जी और इस परिभाषा का फल क्या मिलता है, तो व्याघ्री असुकृति कच्छपी ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अगर ये परिभाषा न होती तो व्याघ्री असुकृति कच्छपी ये प्रयोग नहीं बन पाते, व्याघ्रा असुकृता कच्छपा बनने लगता। समझ गए कि नहीं? जी यहाँ पर आप इतना समझिए कि ये परिभाषा समझ रहे कि नहीं, गतिकार को पदानाम कृतविशा समासवचनम प्राक उत्पत्ति परिभाषा अगर न होती तो व्याघ्री नहीं व्याघ्रा बनता, सुकृता बनता, कच्छपा बनता। जी समझ गए कि नहीं? जी ये परिभाषा है, इसीलिए ये तीनों प्रयोग सिद्ध हो गए। ये याद रखिएगा। चलिए अब देखो, तत्पुरुषस्यांगुले है संख्या व्यादे, ये क्या करता है, तो देखो अच कौन सा प्रत्यय करता है, अच्छा कब करेगा, जब संख्या अंगुली शब्द अंत में रहे जी और समासांत संख्या और अव्यय आदि में रहे। बोलो बोलो सब लोग बोलो जल्दी, क्या करता है ये, अच करता है प्रत्यय संख्या करता है, संख्या और अव्यय संख्या और आदि में अव्यय रहे, आदि में। कुल शब्द अंत में रहे। बोलो और लोग बोलो। संख्या अच होता है, अव्यय आदि में रहे और अंगुली शब्द अंत में रहे तब समासांत को अच होता है। समासांत को अच होता है, मतलब समासांत अच अच होता होता है। समासांत अच और कौन से समास में, अव्ययी भाव समास में ऐसा कुछ बोले ही नहीं। तत्पुरुष में तत्पुरुष पुरुषस्य है सूत्र में भाई, तत्पुरुषस्य अंगुले है संख्या अव्यादि है, जी तत्पुरुष समास में होता है। तो देखो, द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य इति द्वेंगुलम, यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा से क्या कर लेंगे, समाहार क्या कर लेंगे, समाहार समाहार नहीं कर लेंगे, समास कर लेंगे, वो सूत्र समास करता है। समास जी दिक्का और संख्यावाचक करता है समास कब, जब तीन चीजें रहें, तद्धितार्थ रहे, उत्तर पद रहे, अथवा समाहार समाहार वाच्य रहे। यहाँ तद्धितार्थ है, तो यहाँ पर क्या होता है, दुई दुई औ अंगुली औ ये अंगुली और अंगुली है, तो अंगुली औ जी समास कर देते हैं। यद्यपि यहाँ तद्धित प्रत्यय होता है और वो बाद में उड़ जाता है, जी तो समास हो गया। समास होकर के क्या बनेगा, दुई अंगुली समास हो जाएगा, विभक्ति का लुक हो जाएगा, तो जी दुई अंगुली बन जाएगा। जी और दुई और अंगुली जी में क्या कर देंगे, यण संधि, तो व्यंगुल द्वेंगुली, और द्वेंगुली के अंतिम में क्या करेंगे, अच प्रत्यय लगा देंगे। जी क्यों, क्योंकि संख्या आदि में है और जी और अंत तत्पुरुष में समास है, अंगुली अंगुली शब्द अंत में है, अंत में है अंतिम में है, तत्पुरुष समास है, तो अंतिम में क्या हो जाएगा, अच और अच। अब अच हो जाएगा तो फिर इकार का लोप किससे, यस्यति च यस्य इति च। अब लौ में आ जोड़ देंगे तो अंगुल द्वेंगुलम, क्योंकि ये क्या है, संख्या पूर्वो है, तो संख्या पूर्वक द्विगु, क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पर समाहारेचा से होने वाला समास अगर संख्या पूर्वक होगा तो फिर, वैसे यहाँ द्विगु संख्या से प्रयोजन नहीं है, कोई बात नहीं। तो द्वे अंगुली प्रमाणमस्य माने कि द्वि औ अंगुली औ, दोनों विभक्ति जो है औ औ उनका हो जाएगा लुक, द्वि अंगुली यण कर देंगे, द्विंगुल
तो अंगुली और संख्या आदि में और अंगुली शब्द अंतिम में, इसलिए अच प्रत्यय हो जाएगा तत्पुरुष समास है। समासांत अच होकर के ऐसे तिचा से इकार का लोप, तो द्वंगुल। और फिर जो भी रहे, द्वंगुल क्या है, कोई भी वस्तु हो तो उसके अनुसार द्वंगुलम वस्तु। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब यहां पर क्या है भाई, निर्गतम अंगुल्या अथवा अंगुल्य, माने कि अंगुली से कुछ निकल गया हो, निरंगुलम। यहां पर क्या है, अव्यय। समास यहां किससे हुआ है? अरे ये निर नहीं अव्यय दिख से। रहा है, निर अव्यय से। जी। अव्यय। समास कौन वार्तिक से हुआ है? निरादया क्रांताद्यर्थे पंचम्या, निरादय। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, निष्क्रांता कौसंब्या निष्कौसाम्बी। तो ऐसे यहां पर भी क्या कर लेंगे, निर का समास कर लेंगे, किसके साथ में? अंगुली। अंगुली के। बोलो बोलो, ये तो लौकिक विग्रह कर दिया है। अब निर, अंगुली और आगे क्या रखेंगे? यस। जस नस। अरे पंचम्या यार, पंचम अंत के साथ में होता है ना। नसी यार। अरे भाई यार, बनाना मुश्किल पड़ रहा है। चलो समझ लो अपने आप, घसी है वहां पर, समझ गए कि नहीं? जी। तो निर अंगुली, और उसके बाद में क्या कर देंगे, अब चूंकि अव्यय आदि में है और अंगुली शब्द अंतिम में है, तो अच प्रत्यय हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझे? जी। और फिर इकार का क्या होगा? लोप। लोप हो जाएगा। लोप। और आकार जो है उसमें सम्मिलित हो जाएगा, जो तो बन जाएगा निरंगुलम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पता चल रहा है कुछ कि नहीं चल रहा है, बताइए पहले। जी। अरे निर है, अंगुली है, घसी था, विभक्ति का लुक हो जाता है समास होने पर, सुपो धातु प्रातिपदिक की हो से, तो निर अंगुली और अच कर जी दिया, जी। अंगुली में इकार का लोप कर देंगे अंतिम के इकार के स्थित जैसे, निरंगुल, अच का आकार जोड़ दिए, निरंगुल बन गया। अब जो निकली हुई चीज है उंगली से, वो कोई नपुंसकलिंग थी, कोई वस्तु, इसलिए क्या हो जाएगा, उसी के आधार पर निरंगुलम ऐसा प्रयोग बन जाएगा। बात समझ में आ गई? जी। जी। अब कहते हैं कि और अच प्रत्यय करने वाला सूत्र है, ये कहता है कि अगर रात्रि शब्द देखो तो अच कर दो। लेकिन कब? जब रात्रि के पहले अह हो, सर्व हो, एक देश हो, संख्यात हो, पूर्ण हो, और यहां देखो च रखा है, च पूर्ण, यहां च नहीं समझे, माने चात संख्या अगर आदि में हो, अव्यय आदि में हो। बात समझ में आई कि नहीं? रात्रि के पहले अगर जी। क्या हो, अहा हो, सर्व हो, एक देश हो, संख्या। संख्यात हो, पूर्ण हो, तो रात्रि से अव्यय। उत्तर क्या कर देते हैं? अच्छा। और अगर च रखा है, पूर्ण्य च, च सूत्र पाणिनि जी ने जो है सूत्र में च रखा है, यानी संख्या अगर पहले हो तब भी अच होगा, अव्यय अगर रात्रि के पहले है तो भी अच्छा होगा। अच्छो।
अच्छा होगा। इतनी बात यहाँ पे याद रखिए बस। अब यहाँ पर जो है सूत्र में आह क्यों रखा है, और तो सबके उदाहरण आपको तत्पुरुष में मिलेंगे। ये यहाँ पर आह का उदाहरण ये कहाँ पर मिलेगा, तो आहर्गणम द्वंद्वार्थम, द्वंद्वार्थम। माने इसका उदाहरण जो है ये द्वंद्व समास में मिलता है, समझे कि नहीं। जी। जैसे अहश्च रात्रिश्च, यहाँ कौन सा समास हो रहा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व। तो द्वंद्व समास है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहन मूल शब्द क्या है, अहन। अहन। अहन और रात्रि। अब इनमें समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अहन रात्रि, द्वंद्व समास हो जाएगा। अहन सु रात्रि सु, समास होकर के सु विभक्ति है उसका तो जी। लुक हो जाता है, अहन रात्रि। जी। और नकार को क्या होगा, न लोप ऐसा कुछ सूत्र प्रातिपदिकस्य। अरे सदा। अहन रोज के से पीछे नकार हो को ना रूप रात्रि रथंतर इत्यादि शब्दों के परे रहते रू हो जाता है, क्या हो जाता है, रो। रो। अहन का जो नकार दिख रहा है ना, इसको क्या होता है, रूप रात्रि रथंतर इत्यादि शब्दों के परे रहते क्या हो जाता है, रो। रू। रू। और जब रू होगा तो रू को क्या हो जाएगा आगे, ऊ। जैसे मनोरथा है ना, मनोरथा में मनस रथा, मनस के सकार को पहले रुत्व कर देते हैं और फिर वहां जी। हासीचा और रोरी दोनों प्राप्त रहता है, फिर क्या करते हैं, पूर्वत्रा सिद्धम लगा परस्लाद विप्रच्छेदे परम कार्यम से रोरी ही लगना चाहिए, फिर कहते हैं नहीं पूर्वत्रा सिद्धम लग जाएगा तो फिर रोरी असिद्ध हो जाएगा, तो हसीचा से उक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया संधि में पढ़ लिए हैं ना। जी बिल्कुल। तो उक्त हो जाएगा तो क्या बनेगा, अह उ, और अ और उ में हा में अ है, उ है आगे, दोनों के क्या हो जाएगा, आद गुणा से गुण। गुण हो तो जाएगा। क्या बन जाएगा, अहोरात्रि। इतना समझे कि नहीं समझे, जी। समझ लीजिए। हम्म। अब क्या है, तो अहोरात्रि। अब देखो अच के परे रहते क्या होगा, यस्ते तिचा से अकार इकार का लोप हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा, इकार का लोप हो जाएगा। और ये जो है जुड़ जाएगा अ इसमें, तो अहोरात्र। अब यहां पर एक है सूत्र, परवलिंगम, परवलिंगम लगा सकते हैं पहले, यहां पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। देखो सूत्र क्या है, परवलिंगम दोनों तत्पुरुष हो, वो क्या करता है कि द्वंद्व और तत्पुरुष में उत्तर पद के समान लिंग होता है। अब बताओ यहाँ द्वंद्व में उत्तर पद में कौन था, अरे एक तो अहन था, दूसरा रात्रि था, उत्तर पद में कौन था, जी। जी। रात्रि। तो पूर्व पद में अहन था, अहन शब्द कौन लिंग का है, नपुंसक। और रात्रि शब्द पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग का। रात्रि शब्द नपुंसक अरे स्त्रीलिंग है भाई, स्त्रीलिंग। रात्रि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। उत्तर पद के समान अगर लिंग होता तो यहाँ पर क्या बनने लगता, अहोरात्रा। आ करते वदंत होने के कारण क्या हो जाता, उससे टाप हो जाता। तब सूत्र आया रात्रान्हा पुंसी, ये कहता है कि रात्र शब्द अंतिम में रहे, आन शब्द अंतिम में रहे, अथवा अह न शब्द अंतिम में रहे, तो ये पुल्लिंग में होता है। तो यहाँ पर रात्र शब्द अंतिम में है जी। द्वंद्व अथवा तत्पुरुष में, इसलिए पुल्लिंग में हो जाएगा, तो टाप नहीं होगा, होरात्रा नहीं बनेगा।
अभी तो रामः की तरह बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? जी गुरुजी। ऐसे ही सर्वरात्र, यहाँ पर क्या करना है? सर्वा चासौ रात्रि, सर्वासु रात्रिसु विभक्ति का लोक, सर्वा रात्रि अहा सर्वैक देश। इस सूत्र से सर्व के बाद में जब रात्रि मिल जाए, कुछ करना नहीं है, अहो की जगह हटा करके सर्व लिख देना है। सर्वासु, सर्वा में जो है सु की क्या हो जाएगी, माने सु और रात्रि सु में जो सु है वो दोनों का लुक हो जाएगा। और फिर सर्वा में जो आकार है उसको सर्वनामनो वृत्ति मात्रे, अरे अभी पहले पढ़े थे ना, पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्वा शाला, वहां पर क्या करते हैं? सर्वनामनो वृत्ति मात्रे कुंभद भाव। पुंबद भाव कर लेंगे तो सर्वा को भी पुंबद भाव होकर के क्या बनेगा? सर्वा को सर्व बन जाएगा। सर्व। तो सर्व रात्रि और फिर अच प्रत्यय हो जाएगा, तो सर्व रात्रि अच और इकार का लोप हो जाएगा रात्रि के इकार का, यस्य इच्छा से सर्वरात्र। और वहां पर फिर अब रात, देखो परवल लिंगम दोनों तत्पुरुषों से यद्यपि स्त्रीलिंग प्राप्त होगा, लेकिन रात्रान्हा पुंसी से पुल्लिंग हो जाएगा, तो सर्वरात्र प्रयोग बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जी। ऐसे संख्याता चासौ रात्रि, यहाँ पर संख्यातासु रात्रिसु। और अच्छा, यहाँ पर भी क्या होता है? कुंभद कर्मधारे वदुत्तर प्रदेश, कुंभद भाव हो जाता है यहाँ पर भी। कुछ क्या सूत्र है ऐसे, जो भी है कुंभद भाव कर देता है तो संख्यात बन जाता है। और संख्यात रात्रि अच, यहाँ पर भी संख्यात पूर्व में रहेगा तो रात्रि से अच प्रत्यय आ जाता है। आ सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि से, और इकार का लोप हो जाएगा, कुंभद भाव हो जाएगा रात्रान्हा पुंसी से, तो माने पुल्लिंग हो जाएगा, तो संख्यात रात्रा बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब है संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, संख्या पूर्व में रहे तो रात्र शब्द क्लीब हो जाता है। जैसे द्विरात्रम, द्विरात्रम में क्या है? देखो द्वि है और रात्रम है, इसका मतलब क्या है कि द्वयोः रात्र्योः समाहारा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। अच्छा, आहश्च रात्रिश्च में समास जो है द्वंद्व किससे हुआ है? चार थे द्वंद्वा से। सर्वरात्र में सर्वाचासौ रात्रिश्च, यहाँ पर देखो अभेद है, जो सर्वा है वही रात्रि है। यहाँ पर कर्मधारय समास हो रहा है विशेषणम विशेषण बहुलम से। संख्याता चासौ रात्रि में भी विशेषणम विशेषण बहुलम से कर्मधारय हो रहा है। द्विरात्रम में जो है यहाँ पर विशेषणम विशेषण बहुलम से नहीं हो रहा है, क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चौ से हो रहा है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय ही रहा है। तो द्वि औ रात्रि औ, क्योंकि द्वि द्विवचन है भाई, तो औ आएगा, द्वि औ रात्रि औ, विभक्ति का लुक हो जाएगा तो बन जाएगा द्वि रात्रि। तद्धितार्थ नहीं है यहाँ पर, उत्तर पद नहीं है यहाँ पर, समाहार है। तो समाहार में यहाँ पर क्या होगा? द्वि रात्रि इतना प्रयोग बन करके फिर अब आ जाएगा अच। क्यों? क्योंकि हा सर्वैक देश संख्यात पुण्या च, उसमें च रखा है कि नहीं? जी। वो तो चार रखने के कारण क्या होता है? संख्या अगर पहले हो अथवा अव्यय पहले हो तो भी रात्रि शब्द से अच प्रत्यय हो जाए। इसलिए संख्या अगर द्वि पहले है तो भी रात्रि से अच कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? द्वि रात्रि अच। अच मतलब अकार, अकार परे रहते रात्रि के कार का लोप, द्विरात्र ये बन जाएगा। ऐसे जैसे कार का लोप कर देंगे, द्विरात्र। अब यहाँ पर परवलिंगम दोनों तत्पुरुष से रात्रि शब्द नपुंसक को स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ स्त्रीलिंग प्राप्त हुआ, लेकिन रात्रान्हा पुंसी सूत्र से इसको पहले पुल्लिंग हुआ, फिर वार्तिक आ गया रात संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम, इसने कहा ना भैया नपुंसक लिंग होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। तो नपुंसक लिंग होकर के क्या बन जाएगा? द्विरात्रम। ऐसे त्रिरात्रम में भी ऐसे बन जाएगा। विग्रह क्या होगा त्रिरात्रम का? त्रि ओहो रात्र्योः त्रिजस रात्रिजस
तिस्रः रात्रयः। तिस्रः रात्रयः। हाँ, तिस्रः रात्रयः। द्विरात्रम का क्या किए थे? द्वयोः द्वयोः रात्रयोः रात्र्योः समाहारः। समाहाराच्छ। जी। त्रिरात्रम का क्या करेंगे? तिसृणां द्वयोः रात्रीणां। रात्र्योः समाहारः। तिसॄणां रात्रीणां समाहारः। अच्छा। तिसॄणां रात्रीणां समाहारः। तो त्रि जस रात्रि जस जस उड़ जाएगा, त्रिरात्रि अच आ जाएगा, इकार चला जाएगा, त्रिरात्र बन जाएगा, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम से क्लीब हो जाएगा, त्रिरात्रम बन जाएगा। अब है तीसरी नाम त्रिआं राजा अहह मतलब अहन और सखी, अगर ये तदंतात मतलब ये अंतिम में हो तो तत्पुरुष से टच प्रत्यय हो जाता है। परम राजः, यहाँ पर क्या है? परम राजा में भैया, तो परमश्चासौ राजा, विशेषणम विशेषण बहुलम्। 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 से समास कर लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। तो बन जाएगा क्या? परमसु, राजनसु और सु चला जाएगा, परम राजन। भाई समास होगा तो विभक्ति का लुप्त तो हो ही जाता है, माने प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक का विभक्ति का तो वो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाता है। तो परम राजन। अब परम राजन जो है यहाँ पर अंतिम में कौन सा शब्द है? राजन। तो राजन शब्दांत हो, अहं शब्दांत हो, सखी शब्दांत हो, ऐसे तत्पुरुष से कौन सा प्रत्यय आता है? टच। टच राजा सखी टच, तो टच आ जाएगा। तो राजन के बाद जब टच आएगा तो राजन में जो अन है ना, टी, इसका क्या हो जाएगा? दो। इस सूत्र से अरे नस्तद्धिते नहीं आया था, जी। नस्तम। नांत की टीका। राजन शब्द जो है भाई, परम राजन पूरा पूरा क्या है? नांत है। इस नांत जी। के टी क्या है? अन। तो उस अन का लोप हो जाएगा। टच, टच में टा और चा तो चला जाता है, आ ही रहता है। तो जी। परम राजन, अन चला गया, परम राज, आ जोड़ देंगे राज के जकार में, तो परम राज, परम राज। बात समझ में आ गई कि नहीं? सुवाय वृत्त भी सिर्फ परम राजा बन जाएगा। नहीं समझे? स्पष्ट है। ये प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं आई? जी। जी। जी लीलाधर जी, जी गुरु जी। हेलो। क्या हुआ? और कुछ नहीं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए बार बार कट रहा है। अच्छा, इसीलिए क्या होता है? नटराज राजा। का विग्रह क्या करते हैं? नटानाम राजा। बोलो बोलो, लिख करके दो नटानाम विग्रह, राजा। फटाफट लिखो। नटराजा नाम राजा। पहले नटा नाम राजा नटराजा। है, नटराजा। नटराजा। जी। नटराजा नहीं होता है, नटराजा। क्यों? जी। क्योंकि यही राजा सखिव्य टच से टच हो जाएगा, तत्पुरुष समास किया है ना, षष्ठी तत्पुरुष। तो जी। नटराजा, क्योंकि नट आम राजन सु, आम सो। सु गया तो नट राजन, टच हो जाएगा, नट जी। राजन टच, अन का लोप, नटराजा। टच का आ जुड़ जाएगा, नटराज। अब उसके जी। रूप राम की तरह चलेंगे, तो नटराजा नाम राजा, माने नट राज आम राजन सु, आम सु चला जाएगा, नटराज राजन टच कर देंगे, अन का लोप, नटराज राज, नटराज राजा, जी। नटराज राजौ।
समझ में आया कि नहीं आया? जी। जी। अब देखो, आत, आन लिखा है, आन मतलब आकार, आन मतलब आकार। अवंता देशा अंतिम को होता है, किसके अंतिम को? महत। महत शब्द जो है उसके अंतिम में क्या है? तो त हैं? तो तो है, तो महत शब्द के अंतिम में क्या है? तो त इसको क्या हो जाएगा? आ तो अच्छा, जब आ हो जाएगा तो इस त के पहले जो ह है उस ह में भी आ है, तो इस जी। ता को भी आ हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं? जी। जी। तो क्या बनेगा? मह, महा। महा। भाई महत के ता को जब आ कर दोगे तो मह आ, जी। तो दीर्घ होकर के महा नहीं बनेगा क्या? जी बन गया। जी जी। हाँ बन गया। लेकिन कब होगा ये? तो समानाधिकरण उत्तर पद परे रहे अथवा जातीय, जातीय प्रत्यय परे रहे, ठीक है? जी। क्या समझे? महत के ता को आकार होता है, आकार अंतादेश होता है, समानाधिकरण हो अथवा उत्तर पद पर परे हो अथवा नहीं, जाति प्रत्यय परे हो। समानाधिकरण उत्तर पद पर में हो, जी। समानाधिकरण उत्तर पद हो पर में अथवा जातीय प्रत्यय। और समानाधिकरण उत्तर पद का मतलब होता है कि जिस अर्थ को पूर्व पद कहे उसी अर्थ को उत्तर पद उत्तर के। पद के। तो जैसे महाश्चासौ राजा, जो महान वही राजा। राजा। तो यहाँ महत सु, राजन सु, सु उड़ गया, बन गया महत राज, महत राजन। महत राजन में अब उत्तर पद समानाधिकरण उत्तर पद परे है तो महत के तकार को क्या हो जाएगा? आ आकार हो जाएगा, और महा में आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा महा, तो महाराजन। और भैया ये तत्पुरुष हो रहा है, जी। विशेषणम विशेषण बहुलम से, जी। तत्पुरुष होगा तो टच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? महाराज। महाराजन, टच, अन्न का लोप हो जाएगा, महाराज, महाराजा। महाराज। जी। और जातीय प्रत्यय परे रहते भी हो जाता है। जातीय जी। प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो प्रकार वचने जातीय, जातीय। प्रकार इस अर्थ को बताने के लिए जातीय प्रत्यय होता है। महाप्रकारो महाजातीय, यहाँ महाप्रकार ये जो है क्या है? विग्रह है। और महाजातीय ये क्या है? ये तद्धित प्रत्ययांत है, क्योंकि जातीय जो है ये क्या है? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय। तथित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर महत शब्द है जातीय, जातीय जातीय में जातीय रहेगा, महत जातीय, तकार को आकार कर देंगे, जोड़ जाड़ के महाजातीय बन जाएगा। समझे कि नहीं? यहाँ जातीय के जी। परे रहते भी हो गया। अब है द्विष्टनः संख्यायाम अबहुव्रीहि अशीत्यो। ये कहता है कि ये जो द्वि है, इस द्वि में अंतिम में क्या है? इकार। इकार। उस इकार को क्या कर देना है? आत से आत। आत। और अष्टन में अंतिम में क्या है? नकार। नकार। उसको भी क्या कर देना है?
आकार। आकार। कब करना है? जब आगे कोई संख्यायाम मतलब कोई संख्या हो पर में, तो संख्या पर में डाल देते हैं। देखो संख्या पर में हो गई कि नहीं? जी जी। जी। संख्या पर में हो गई कि नहीं? जी जी हो गई जी। ये देखो संख्या पर में कर दी, यहां पर भी संख्या पर में हो गई। समझे कि नहीं समझे? जी जी लेकिन अबहुव्रीहि बहुव्रीहि में नहीं होता है, और अशित्य हो मतलब कि अशीति अगर परे हो तो भी नहीं होगा। नहीं होता। हम्म। तो द्वौ च दस च द्वादश, द्वि औ दस, यहां जस होगा, बहुवचन जी है, और विभक्ति का लुक हो जाएगा। तो द्वि दस, द्वि में ई को आ कर देंगे, द्वादश बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी यहां पर अष्टाविंशति में अष्टंजस विंशति जस नहीं, विंशति जस नहीं होगा, विंशति सु होगा, क्योंकि विंशति शब्द क्या है? एक वचन में प्रयोग होगा। एक मिनट। तो अष्टंजस विंशति सु समास कर देंगे। कौन सा समास होगा भाई? द्वंद्व समास, क्योंकि दो भी है और 10 भी है, दोनों एक ही है ऐसा नहीं है। अष्टन भी है और विंशति भी है। 28 मतलब क्या है कि 20 भी है और उसमें 8 भी जुड़ा हुआ है। तो द्वंद्व समास करके और अष्टन के नकार को आकार कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, अष्टाविंशति बन जाएगा। यहाँ पर समझ गए कि नहीं? जी अगर संख्या पर में हो तो त्रि को त्रयः हो जाता है। समझ गए कि नहीं? जी देखो भाई, त्रि था, उस त्रि को क्या कर देना है? त्रया। और ये त्रयः सकारांत होगा। कैसा होगा? शांत सकारांत कब? जब आगे संख्या पर में हो। अब ये सकार जो है, इस सकार को रुत्त होगा कि नहीं होगा? जी और जब रू होगा तो फिर वही स्थिति आएगी मनोरथा वाली। जी मनोरथा वाली स्थिति में अंततः क्या निकलता है? वो होता है गुण। समझे कि नहीं? अरे भाई, जी रुत्त होता है, उत्त होता है, गुण होता है, तो त्रयोदश बन जाएगा। जैसे जी वहां होता है वैसे पूरी प्रक्रिया यहाँ समझ लेना है। ऐसे त्रि त्रि और विंशति रहेगा, त्रयस कर देंगे, सकार को रुत्त उत्त और गुण हो जाएगा त्रयोविंशति। जी लेकिन त्रिंसत जब शब्द परे रहेगा, त्रिंसत, जी तो यहां पर होगा क्या? यहां नहीं होगा। जी नहीं समझे? क्या नहीं होगा यहां? उत्व और रू रू और उत्तर में। देखो, त्रेयस का स है और आगे त्रिम त्र परे है। त्रि त्रा मतलब ता परे है, इसे समझ लो केवल। जी अब इस सकार को क्या होगा? रुत्त तो होगा। जी हम्म। फिर खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। जी फिर विसर्जनीय से सा से सा नहीं समझे? जी इसलिए त्रयस त्रिंसत प्रयोग बन जाएगा। समास कैसे करेंगे? तो त्रयः च दस च त्रिजस दस जस, ऐसे यहां भी त्रयः च विंशति विंशति च, यानी कि त्रिजस विंशति सु।
वहां त्रिजस विंशति, त्रिंशत, जस नहीं रहेगा, इधर सु रहेगा, त्रिजस त्रिंशत सु, और सब जगह पर चार थे द्वंद्व से क्या कर लेंगे, द्वंद्व समास कर देंगे। तो त्रयोदश त्रयोविंशति त्रयस्त्रिंशत बन जाएगा। बात समझ में आ गई? जी। अब है परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष स्पष्ट ही है। द्वंद्व और तत्पुरुष में पर मतलब अंतिम वाला जो भी पद है उसी के अनुसार लिंग हो जाता है। जैसे कुक्कुट मयूर्यौ इमे, कुक्कुटश्च मयूरी च, सु उड़ गया, कुक्कुट मयूरी औ कुक्कुट मयूर्यौ। अब बताओ यहाँ उत्तर पद कौन है? मयूरी। कुक्कुट उत्तर पद है, मयूरी। मयूरी उत्तर पद है। तो मयूरी कैसा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसी के अनुसार इमे, इमे बता रहा है। इमे कहाँ का रूप है? प्रथमा द्विवचन। क्या रूप चलते हैं? इयम इमे इमाः। तो ये समझ में आया कि नहीं? जी। क्या? परवर लिंगम द्वंद्व, पर के समान लिंग हो जाता है द्वंद्व और तत्पुरुष समास में। तो पर पद हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा मयूरी, वो स्त्रीलिंग है तो उसी के समान लिंग होगा। उसी को द्योतित करने के लिए आगे क्या बोल दिया? इमे। तो इमे जो है कैसा है? स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग। इसीलिए जो है हमको समझ में आ रहा है कि कुक्कुट मयूर्यो में स्त्रीलिंग हो गया है। अब मयूरी कुक्कुटौ इमौ, अब यहाँ पर क्या है? उत्तर पद कुक्कुट। कुक्कुट कैसा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। तो उसी बात को द्योतित करने के लिए क्या प्रयोग किया? इमौ, क्योंकि इमौ जो शब्द है वो पुल्लिंग। पुल्लिंग में है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। किसके किसके समझ में आ गई? आ गई। बताइए भाई, किसके जिसके समझ में आई हाथ उठाए। गणेश जी समझ में नहीं आई क्या? जी नहीं। नहीं आई। हरीश जी समझ में आई? नहीं आया जी। क्या कहा? तो ये वाला नहीं आया थोड़ा। विष्णु जी समझ में आया? नहीं गुरु जी, ये वाला समझ में नहीं नहीं। आया। चलिए, तब अनमोल जी समझाइए। जी। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में जो पर शब्द होता है उसका जो लिंग होगा उसी के समान पूरे पद का लिंग हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर कुक्कुट और मयूरी में पर पद क्या है? मयूरी है। और मयूरी स्त्रीलिंग है, इसलिए जब दोनों में समास हो गया तो पूरे पद का स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर कुक्कुट मयूर्य हो गया और उसको द्योतित करने के लिए, दर्शाने के लिए इमे आया है, क्योंकि हम देखते हैं इमे स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए कुक्कुट मयूर्यौ इमे। इसी प्रकार मयूरी कुक्कुटौ, यहाँ पर कुक्कुट पद पर में है, कुक्कुट पुल्लिंग है और पुल्लिंग है इसलिए जब पूरा समास हो गया, पूरा पद कुक्कुट मयूरी कुक्कुट हो गया, पूरे पद का लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। मयूरी कुक्कुटौ, क्योंकि दो है इसलिए, और उसको दर्शाने के लिए इमऊ आ गया ताकि हमको स्पष्ट हो जाए कि ये पुल्लिंग है। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। जी। क्या समझ में आई?
द्वंद्व तत्पुरुष समास में, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में उत्तर पद में जो लिंग रहेगा वही लिंग पूरे पद का हो जाता है। जैसे यहाँ पर मयूरी स्त्रीलिंग का है, तो ये समास होने पर पूरा पद जो है स्त्रीलिंग में हो गया, कुक्कुट मयूरियौ। और उसी तरह आगे मयूरी कुक्कुटौ, यहाँ पर कुक्कुट शब्द पुल्लिंग में है, इसीलिए ये पूरे समास होने पर पूरा पद जो है पुल्लिंग में हो गया, मयूरी कुक्कुटौ इमौ। और उसी को द्योतित करने के लिए किसका प्रयोग किया है? इमौ का पुल्लिंग में, इमौ का। इमे का स्त्रीलिंग में। और यहाँ कौन सा समास हुआ है? द्वंद्व समास। अब बताओ, गणेश जी समझे? जी। सोनिया जी? जी सर, आ गया समझ। हरीश जी? हरीश जी? आ गया भैया, आ गया। क्या समझे? द्वंद्व क्या समझे भाई? दूसरा पद है, उसमें मयूरी कुक्कुट है, उसके हो जाएगा। तो नेटवर्क नहीं हो गया लगता है। सुनाइए नहीं दे रहा है। चलो नेटवर्क ठीक कम है। लग रहा है उनके। जी। अब है दिगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्व गति। इन समासों में परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष हो, यह नियम का प्रतिषेध, निषेध होता है। यह नियम नहीं लगता है, यानी कि उत्तर पद के समान लिंग नहीं होता। तो पूर्व पद के समान लिंग होगा क्या? नहीं। भाई उत्तर पद के समान नहीं होगा तो पूर्व पद के समान होगा क्या? तो किसके समान होगा आखिरकार? उत्तर पद। तो विशेष के समान होगा। विशेष से। किसके समान होगा? विशेष से। विशेष से कैसे? जैसे पंचकपाला है, पंचकपाला में उत्तर पद कौन है? कपालः। कपालः। अरे कपाला न बोलो भाई, ऊट पटांग, थोड़ा समझ लिया करो। कपाला कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जी। पंचकपाल में बताओ भाई। कपाल। अब बताओ, जो कपाल है वो कौन लिंग का है? पुल्लिंग। संभवतः नपुंसकलिंग। पुल्लिंग लग रहा नपुंसक है। लिंग होता है कपालम। जी। तो तुम कपाला कर दे रहे थे पहले ही, तो कपाला तो फिर पुल्लिंग नहीं लगने लगेगा। जी। क्या है? कपाल। कपाल कैसा है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। तो जो नपुंसक लिंग है कपाल, तो फिर उत्तर पद के समान अगर लिंग होता कपाल के समान, तो ये पूरे समास का क्या लिंग होता? नपुंसकलिंग होता। नपुंसक। पंच कपालम बनने लगता। इसने कह दिया कि भैया अगर द्विगु समास हो तो द्विगु समास की पहली पहचान संख्या पूर्वा और दूसरी कि वो संख्या पूर्वा दुनिया भर का नहीं, कौन सा केवल तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च वाला संख्या पूर्वा। जी। तो यहाँ पर क्या है? पंचसु कपालेषु संस्कृतः, यहाँ तद्धितार्थे विषय का है। तद्धित प्रत्यय आता है, उड़ जाता है, तो तद्धितार्थ यहाँ पर जो है विषय है, इसलिए वहां यहाँ पर संख्यावाचक का समास हो जाता है कपाल के साथ में। समझे कि नहीं जी। समझे? जी।
तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः, सम- समास कर देते हैं तद्धितार्थोत्तर पद के द्वारा, संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा कर देते हैं। पंच कपालः उत्तर पद के समान यहाँ पर लिंग हो जाता है, तो पंच कपालः बनता है। नहीं, उत्तर पद के समान नहीं, विशेष्य। विशेष के समान, और नहीं तो उत्तर पद के समान होता तो पंच कपालम बनता। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब प्राप्त और आपन्न दो शब्द हैं, तो देखो जैसे प्राप्त जीविकाम, प्राप्त जीविकः, आपन्न जीविकाम, आपन्न जीविका। यहाँ पर क्या है? उत्तर पद क्या है? जीविका। 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 जी। तो जीविका जो है वो कैसा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो इसलिए प्राप्त जीविकः, ये पुल्लिंग वाला प्रयोग बन पाता क्या? नहीं। नहीं। क्योंकि उत्तर पद के समान लिंग हो जाता है ना जी। द्वंद्व और तत्पुरुष में, तो यहाँ पर भी जो है ऐसा होने लगता। तो उन्होंने कह दिया नहीं भाई, ऐसा है कि प्राप्त। विशेष के समान कर लो। तो यहाँ पर जीविकाम प्राप्त जो कोई है ना वो पुल्लिंग है, ऐसे जीविकाम आपन्ना कोई क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। तो उसी के समान यहाँ पर लिंग हो जाएगा, तो प्राप्त जीविका अपन जीविका। अब यहाँ की प्रक्रिया क्या है? तो प्राप्त जीविकाम स्पष्ट दिख रहा है कि प्राप्त के आगे क्यों कौन सा प्रत्यय है? सु प्रत्यय। जी। और जीविका के आगे अम प्रत्यय जी। है कि नहीं? जी है। जी। अब क्या कर दिया? प्राप्तापन्ने च द्वितीया के द्वारा हमने समास कर दिया, प्राप्त और आपन्न का द्वितीयांत के साथ में। जी। प्राप्त सु का जीविकाम के साथ समास कर देंगे। अब एक और जी। बात है कि जीविका के अंतिम जो आकार है उसको क्या होगा? अंतादेश। जी। कैसा अंतादेश? आकार अंतादेश होगा। क्या होगा? अकार अंतादेश। यानी कि अंतिम अल जो आकार है उसको आकार भी कर देना है। इसीलिए देखो आप यहाँ पर जीविका में ह्रस्व आकार मिल रहा होगा, यहाँ दीर्घकार है, क्योंकि यहाँ क्या हो चुका है? अकारश्च अनयोः अंतादेश, अंतिम के अंतिम जो आकार को आकार हो चुका है। जी। समझे कि नहीं? जी। जी। बात समझ में किसके किसके आ गई? जी। किसके समझ में आ गई भाई? हाथ उठाओ। विष्णु जी नहीं समझे? नहीं गुरुजी, संदेह है गुरुजी। क्या संदेह है? ये गुरुजी अंतादेश हुआ तो गुरुजी आकार के स्थान पर अकार आदेश हुआ, ये पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे। कैसे हुआ ये पता नहीं चला ठीक से। कैसे हुआ? ये सूत्र ही करता है भाई। अकारश्च अनयो मतलब अंतादेश। आकार के स्थान पर अकार आदेश हो गया। हाँ, अंतादेश मतलब होता है अंतिम अंतिम अल के स्थान पर आदेश होना। अंतिम अल के स्थान पर क्या आदेश होगा गुरुजी? अकार। अकार। जी। यहाँ पर अंत से समासांत लेना है ना भैया? नहीं, समासांत नहीं, जीविका शब्द के अंतिम को जो द्वितीयांत जो भी रहे, तो द्वितीयांत जी। क्या जी। है यहाँ? जीविका। तो अच्छा। जीविका जी। के जी। अंतिम को क्या है? आकार। उस आकार को क्या कर देना है? अकार। अकार। आकार। तो क्या बन जाएगा? जीविका को जीविक बन जीविका। जाएगा। जीविका। जीविका बन जाएगा। तो फिर प्राप्त जीविका, आपन्न जीविका, प्राप्त सु जी। जीविका अम, तो सु और अम का तो लुक हो जाता है ना सुपो धातु प्रातिपदिक के जी। होते। जी। जी। तो जी प्राप्त गुरुजी। जीविक। अब बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? सोनिया जी समझ में आया? हाँ जी सर। गणेश जी समझे? जी। आ गया। क्या समझे?
यहाँ जीविकाम को अकार आदेश हो जाएगा। अंतिम वाला जो आकार है उसको अकार हो जाएगा। जी यहाँ पर जो द्वितीय के बाद में ना आकार छिपा हुआ है, वो द्वितीय या में जो है ना आकार जो है ना छिपा हुआ है, उसी में जुड़ गया है। समझे कि नहीं? जी इसमें आकार जुड़ गया सर, द्वितीय में। द्वितीय या, ये जो द्वितीय या दिख रहा है ना, जी। उस द्वितीय या में जो है ना, इसमें अगर एक आ जोड़ दो, सवर्ण दीर्घ कर दो, तो कुछ अंतर पड़ेगा क्या? हम्म। तो वो आकार छिपा हुआ है ना सवर्ण दीर्घ के द्वारा, पता नहीं चल रहा है। तो वृत्ति में आके जो है पता चल रहा है कि ये तो आकार भी है, यहाँ पर अकारश्च अनयोः अंतादेश। बात समझ में आई कि नहीं? जी। ऐसे ही प्राप्तो जीविकाम की जगह आपन्ना जीविकाम कर दो, तो आपन्न जीविका बन जाएगा। अब है अलम कुमार्यई, यहाँ क्या करना है कि अलम शब्द का कुमार्यई, ये चतुर्थी देखो, कुमारी गे चतुर्थी है, और चतुर्थी का क्या हो जाता है? लुक। बोलो भाई, लुक होता है कि नहीं होता है? जी लुक होता है। अलम कुमारी, अलम कुमारी। अब ये रस्सु कर दिया है इन्होंने, कैसे रस हो गया? तो जी गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, जी एक विभक्ति चा पूर्व निपाते सूत्र है, उसके द्वारा कुमारी की क्या हो जाएगी? पहले उपसर्जन संज्ञा, जी और फिर क्या होगा? गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र से कुमारी के अंतिम ह्रस्व ईकार को होना। ह्रस्व हो जाएगा, इसका तो कुमारी को कुमारी बन जाएगा, कुमारी। फिर अलम का कुमारी के साथ ये जो समास हो गया, और फिर आएगा सूर, उत्तर विसर्ग, कुमारी ही बन जाएगा। अभी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। जी उत्तर पद के समान इसमें लिंग नहीं होगा। अभी तो कुमारी अलम, कोई बर जो है वो कुमारी अलम है, इसलिए अलम कुमारी शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। अब कोई प्रश्न करेगा कि ये अलम शब्द के साथ समास करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कहते हैं कोई सूत्र है ही नहीं। जब कोई सूत्र ही नहीं है, तो इस वार्तिक में ऐसा कैसे कह दिया कि पूर्व भी जोड़ लो? कि अलम अगर पूर्व में रहता है, अलम पूर्व में रहता है, तो ऐसे समास में आपको प्रतिषेध मतलब निषेध कहना चाहिए, प्रबल लिंगम दोनों तत्पुरुष से होगा। क्योंकि जब अलम पूर्व में कोई समास रहेगा क्या ऐसा जिसमें अलम पूर्व में हो? नहीं रहेगा, क्योंकि अलम के साथ में तो समास करने वाला कोई सूत्र ही नहीं है। तो अलम पूर्व में रहेगा किसी समास में? अरे भाई नहीं समझे, अलम पूर्व में रहेगा क्या किसी समास में? अगर जब अलम के साथ समास करने वाला कोई सूत्र ही नहीं है, तो अलम पूर्व में मिलेगा कहीं किसी समास में? नहीं। जो नहीं अलंग कुमार्य में, यहाँ तो समास किया किससे आखिरकार? कर अलम पूर्व में तो ला दिए, लेकिन समास हुआ किससे है यहाँ पर? क्योंकि अलम पूर्व पद में रहे, ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है जो अलम के पूर्व पद रहते समास करता हो। तो कहते हैं कि अगर समास करने वाला कोई ना हो, तो फिर जो है अलम पूर्व रखना व्यर्थ हो जाएगा। वही व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर देगा कि समास हो जाता है। समझे कि नहीं? जी यही बात कह रहे हैं कि अतएव ज्ञापका समास, मतलब अस्मादेव ज्ञापकात्, इसी ज्ञापक से समास हो जाएगा। समझे कि नहीं? अतएव ज्ञापकात् यानी
वार्तिक में अलम पूर्व ये कहना ही नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा अगर समास नहीं करोगे तो किसी न किसी से। तो किसी से समास तो करने वाला कोई सूत्र है नहीं, किससे करें? तो ये जो रखा है पाणिनि या कात्यायन जी ने, उसी से हम मान लेंगे कि अलम के साथ में इसी वचन से समास हो जाता है। किस वचन से? ये अलम पूर्व जो रखा है ना, यही वचन जो है क्या करेगा? निषेध भी करेगा, और ये निषेध बिना समास हुए हो नहीं सकता, इसलिए यही वचन समास भी करेगा। समझ में आया कि नहीं बताइए? नहीं समझ में आया? जी। क्या समझ में आया? अम, इसमें बोला गया कि जो अलम पूरम में जो रहता है ना, तो इसको मतलब व्यर्थ ही माना गया है इसको, नहीं तो फिर इसमें बोला कि भाई अलम के साथ मतलब तब ये व्यर्थ नहीं होगा, तब इसके साथ मतलब इसी वचन के साथ ही इसमें अलम के साथ इसको समास करेगा ये। फिर व्यर्थ ये मुझे कब समझाने होता? नहीं आ रहा है। हाँ जी। देखो, समझना इस बात को है कि ये व्यर्थ होगा। क्यों व्यर्थ होगा? क्योंकि कोई ऐसा वचन अन्य अन्य कोई वचन नहीं है जो अलम के साथ में समास करे। जी। इसलिए अलम पूर्व रखना क्या हुआ? व्यर्थ। और वो व्यर्थ अगर हो गया तो वही ज्ञापन कर देगा कि भाई दूसरा कोई वचन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे से ही समास भी होगा, मेरे से ही पूर्व पद हम्म, माने जो उत्तर पद के समान लिंग हो रहा था उसी का प्रच्छेद भी होगा। जी। वही ज्ञापन कर देगा कि मैं ही समास भी करूंगा, मैं ही निषेध भी करूंगा। बस यही बात है। अतएव ज्ञापका समासा, मतलब इसी ज्ञापन से यही ज्ञापन कर देगा कि समास भी होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। अब है निष्कौशाम्बी। निष्कौशाम्बी में क्या करते हैं? निर्गतः कौशाम्ब्या, यहाँ पर निरादेय अथवा निष्क्रांतः कौशाम्ब्या, यहाँ पर निरादेय क्रांता देते पंचम्या वार्तिक से समास कर लेते हैं तो बना लेते हैं निष्कौशाम्बी। अब यहाँ उत्तर पद क्या है? कौशाम्बी। ये स्त्रीलिंग है, तो इसी के समान यहाँ पर अगर लिंग करेंगे, अगर लिंग करेंगे तो फिर क्या होगा? इसमें कोई फिर तदबोधक मतलब स्त्री प्रत्यय आने लगेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि इस तत्पुरुष में उत्तर पद के समान लिंग नहीं होता है, तब यहां पर जो कौशाम्बी से निर्गत है वो अगर कोई पुल्लिंग है, क्योंकि हमने विग्रह क्या किया था? कौशाम्ब्या निर्गत निष्क्रांत, उसके समान यहां पर लिंग होगा। बात समझ में आई कि नहीं? विशेष के समान। निष्कौशाम्बी कश्चन पुरुष। समझ नहीं रहे हो? देखो, निष्कौशाम्बी का विग्रह क्या करते हैं बताओ? लौकिक विग्रह क्या करते हैं? निष्कौशाम्ब्याः निर्गतः। कौशाम्ब्या निष्क्रांत क्या करते हैं? कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः। निष्क्रांत कोई पुरुष, कोई वहां से बाहर निकला पुरुष। कोई पुरुष। तो यहाँ पर जो है, जो भी अन्य पदार्थ है, मतलब कि जो भी विशेष है, वो क्या है? पुल्लिंग है। तो उसी के समान हम क्या करते हैं? इस पूरे निष्कौशाम्बी का लिंग रखते हैं। अगर उत्तर पद के समान रखेंगे तो उत्तर पद में क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी कैसा? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग रखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई स्त्रीलिंग का प्रत्यय आने लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। और हमने कह दिया नहीं, यहाँ पर उत्तर पद के समान लिंग नहीं होता है, क्योंकि इधर लिखा है ना गति समासेषु, और वो जो पांचों वार्तिक हैं वो सब क्या है? गति समास है। जी गुरु जी। बात समझ में आ गई? जी।
तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। वो वार्तिक हैं कौन से? बोलो भाई। चलिए, अब है अर्धर चाह पुंसी च। ये कहता है कि अर्धर चादय शब्दाः पुंसी क्लीवे च स्युः। अर्धर्चः अर्धर्चम, यहाँ पर क्या हुआ है? समास हुआ है ऋचः अर्धम अर्धर्चम अथवा अर्धर्चः। जैसे अर्धम पिप्पल्याः, अर्ध पिपली। अर्ध पिप्पली। वहां अर्धम नपुंसकम से समास होता है, वैसे यहाँ पर भी समास हो गया है उसी सूत्र से, अर्धम नपुंसकम से। और अर्धर्च शब्द जो है यहाँ पर ऋक्पूर अब्धु पथामान अक्षय से अप्रत्यय भी होता है, वो आप आगे देखेंगे। तो अर्धर्च शब्द बनता है और ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होता है। ऐसे ही ध्वज, तीर्थ, शरीर, मंडप, यूप, देह, अंकुश, पात्र, सूत्र, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होते हैं। ध्वजः ध्वजम, तीर्थः तीर्थम, शरीरः शरीरम, मंडपः मंडपम, यूपः यूपम, देहः देहम, अंकुशः अंकुशम, पात्रः पात्रम, सूत्रः सूत्रम। समझ गए? जी। सामान्य नपुंसकम मतलब जब किसी लिंग विशेष की विवक्षा ना हो, किसी भी लिंग विशेष की विवक्षा न हो। माने कि पुल्लिंग की अथवा स्त्रीलिंग की विवक्षा न हो तो क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। मृदु पचति, यहाँ मृदु में इसलिए नपुंसकलिंग। प्रातः कमनीयम, यहाँ नपुंसकलिंग, क्योंकि यहाँ पर किसी पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग की विवक्षा नहीं है, तो यहाँ पर सामान्य रूप से नपुंसकलिंग हो जाएगा। ये तत्पुरुष समास आपका हो गया। बात समझ में आ गई? जी। ठीक है।